नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि जांगीड़ फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या की थी। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं एवं राजस्थान का भौतिक विभाजन, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो लेकर आए दोस्तों मैं आपके सामने। तो दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं मैंने तैयार किए हैं, लगभग 40 प्रश्न हैं। इन 40 प्रश्नों को हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे और इनमें आपके लगभग 200 प्रश्न तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखना है, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं एक बार कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूर्वी मैदान किसके अवशेष हैं? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी भाग है, वो किसके अवशेष माने जाते हैं? तो दोस्तों वो माने जाते हैं तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें अरावली प्रदेश और राजस्थान का जो पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किसके अवशेष माने जाते हैं? वो माने जाते हैं गोंडवाना लैंड के। तो मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान तो हो गए तैतीस सागर के अवशेष, और अरावली और पठारी प्रदेश हो गए गोंडवाना लैंड के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तैतीस सागर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं वो कितने हैं? राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे बड़ा जो भौगोलिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है। नंबर 2 पे आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और नंबर 3 पे आता है अरावली प्रदेश, और नंबर 4 पे आएगा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान का सबसे छोटा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर सबसे बड़ा है तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के अरावली प्रदेश एवं पठारी प्रदेश किसके अवशेष हैं? अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश किसके अवशेष माने जाते हैं? तो वो अवशेष माने जाते हैं गोंडवाना लैंड के। और अभी बताया था कि पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश वो तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? ये पूछ रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग, वो है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें राजस्थान का लगभग 61% एरिया, 61% क्षेत्रफल पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। और पूरी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर लगभग 23% क्षेत्रफल पाया जाता है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर लगभग 9%, और जो बचा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वहाँ पर 7% राजस्थान का क्षेत्रफल पाया जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा होगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और सबसे छोटा अगर पूछे तो आपको करना है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ माना जाता है? ये पूछ रहा है सबसे पहले राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ था? तो वो हुआ था अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए दोस्तों सबसे पहले अरावली प्रदेश का निर्माण हुआ था, फिर हुआ था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हुआ था पूर्वी मैदानी भाग का, और अंतिम जो भौगोलिक प्रदेश बना था राजस्थान का वो बना था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इनके हम नंबर लगा लेते हैं कि कौन सा भौगोलिक प्रदेश निर्माण की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है। तो अरावली प्रदेश आता है नंबर 1 पे।
ये नंबर 1 पे आएगा। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश नंबर 2 पे, पूर्वी मैदानी भाग नंबर 3 पे, और अंतिम जो भौगोलिक प्रदेश बना था नंबर 4 पे, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर, वो दोस्तों है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो रेगिस्तानी प्रदेश है, और वहाँ पर जो रेगिस्तान में रेत है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो यही कारण है कि वहाँ पर सर्वाधिक जो दिन का तापमान है उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान को दो समान भौतिक विभागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? वो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान को ये दो समान भौतिक प्रदेशों में विभाजित करती है, जो कि किसके समानांतर चलती है? अरावली प्रदेश के, जो अरावली पर्वतमाला है उसके समानांतर है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भौतिक प्रदेशों में विभाजित करती है। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसको दो भागों में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भौतिक भागों में विभाजित करती है। एक और ये 10 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है दोस्तों, ये भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, उसके समानांतर चलने वाली वर्षा रेखा है ये। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो समान भागों में विभाजित करने वाली 25 सेंटीमीटर, और रेड क्लिफ रेखा के समानांतर कौन सी समवर्षा रेखा है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश को किस विद्वान ने रुक्ष क्षेत्र कहा है? किस विद्वान ने पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको रुक्ष क्षेत्र कहा था? हेनसांग, मोनोतैंडसी, ईश्वरी प्रसाद, वीरबान। देखिए दोस्तों, इसको पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र कहा था, रुक्ष क्षेत्र कहा था। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसकी ओर लिए चलते हैं आपको। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा, मैंने अभी पहले बताया था आपको थोड़ी देर पहले। मरुस्थलीय प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों, वो समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये हमारे जो महान मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसको दो समान भाग कौन से? एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित करती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें लाठी सीरीज का विभाजन है, कहाँ से कहाँ तक है? ये पूछ रहे दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश में लाठी सीरीज का विभाजन कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा पोखरण से मोहनगढ़ तक। जो लाठी सीरीज है ये है क्या दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो भूगर्भीय जल पट्टी है उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। भूगर्भीय जल पट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है लाठी सीरीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोखरण से मोहनगढ़ तक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? कि जो राजस्थान का जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 4। मतलब राजस्थान का जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 हैं वो? सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो घग्गर का मैदान,
घग्गर का मैदान नंबर 2 पे आता है शेखावाटी प्रदेश। नंबर 3 पे आता है नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 पे आता है गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। ये 4 उपविभाजन है। किसके उपविभाजन है ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उसको 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश कौन से भौतिक विभाग का दूसरा नाम है? क्या पूछ रहा है? गोडवाड़ प्रदेश कौन से भौतिक विभाग का दूसरा नाम है? तो गोडवाड़ प्रदेश है वो लूनी बेसिन का दूसरा नाम है दोस्तों। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि लूनी बेसिन है वो किसका दूसरा नाम है? लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश का दूसरा नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदान या पशु चारागाह के सार्वजनिक स्थान क्या कहलाते हैं? जो शेखावाटी प्रदेश है उसमें घास के मैदान या पशु चारागाह के सार्वजनिक स्थान क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों बीड़। क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। बीहड़ क्या है? चंबल में जो जंगली प्रदेश है उसको बीहड़ कहा जाता है। तोरावाटी, तोरावाटी जो है किसका, जो कांतली नदी है उसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। खादर क्या कहलाता है? राजस्थान का जो शेखावाटी प्रदेश है उसमें जो बांगड़ क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र का जो नवीन उपजाऊ मिट्टी से बना क्षेत्र है उसको हम खादर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बीड़। शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदान पशु चारागाह को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं स्थानीय रूप से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये पूछ रहा है कुबड़ पट्टी, उसका विस्तार है जायल से पुष्कर तक। कुबड़ पट्टी पाई जाती है जायल, जायल जो कि नागौर जिले में है, और पुष्कर जो कि अजमेर जिले में है। इन दोनों जिलों में क्या पाई जाती है? कुबड़ पट्टी। देखिए दोस्तों ये कुबड़ पट्टी क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि नागौर और जो अजमेर हैं उनके जायल और पुष्कर क्षेत्रों में जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन क्षेत्रों में उनके दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और पीठ झुक जाती है, जिससे व्यक्तियों में कुबड़ निकल जाती है। और इसीलिए इस जायल से पुष्कर के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी कहा जाता है राजस्थान में, क्योंकि फ्लोराइड बहुत अत्यधिक पाया जाता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। बाड़मेर और जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है वह क्या कहलाता है? बाड़मेर और जालोर जिले का वह भाग जो किसको स्पर्श करता है? गुजरात के कच्छ को, कच्छ के रण को। वो दोस्तों कहलाता है नेहड़। बाड़मेर और जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है वो नेहड़ कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों बाड़मेर जिले में एक जगह है पीपलूद, उसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद बाड़मेर को। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? ऐसा कौन सा गांव है जो फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव है? वो है आसरवा। ये कौन से ज़िले में दोस्तों? नागौर ज़िले का एक गांव है आसरवा। वो गांव सबसे प्रभावित गांव है और ये मकराना में पड़ता है, नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड से प्रभावित गांव है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तानी प्रदेश में पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? जो पथरीला मरुस्थल है उसको हम क्या बोलते हैं रेगिस्तानी प्रदेश में? इर्ग, हमादा, रैग या धरियन? बताइए दोस्तों क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमादा। जो पथरीला मरुस्थल है उसको हमादा कहा जाता है।
इनके चार ऑप्शन देखते हैं। तो इर्ग क्या होता है? इर्ग मैं आपको बताता हूँ। इर्ग यह पूर्णतः रेतीला मरुस्थल होता है। जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे इर्ग कहा जाता है। हम्मादा क्या होता है? पथरीला मरुस्थल होता है हम्मादा, पथरीला मरुस्थल। और जो रैग होता है, रैग क्या होता है दोस्तों? रैग होता है मिश्रित मरुस्थल। मतलब रेतीला और पथरीला दोनों का जो मिश्रित है वो रैग कहलाता है। धरियन क्या होता है? धरियन होता है दोस्तों जो बालू का स्तूप है उनको जैसलमेर में स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पथरीला मरुस्थल हम्मादा कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाया जाता है? ये पूछ रहे बालू का स्तूप युक्त, मतलब बालू के स्तूप पाए जाते हैं इतना, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 58.50, 58.50% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जबकि बचा जो 41.50% है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50 और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.50। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। सभी प्रकार के बालू का स्तूप में सबसे ऊंचे बालू को स्तूप कौन सा होता है? सबसे ऊंचा बालू का स्तूप पूछ रहा है दोस्तों आपको। तो इसमें देखो ऑप्शन देते हैं अनुप्रस्थ, बरखान, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक। बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सी ऑप्शन राइट होगा इसका। ये सबसे ऊंचा बालू का स्तूप होता है दोस्तों। और जो बरखान होता है वो रेगिस्तान के विस्तार के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी बालू का स्तूप माना जाता है। और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होता है ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनता है। और जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनता है वो पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूप का दूसरा नाम है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों याद रखना, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी इनको कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिससे मरुस्थलीकरण सर्वाधिक बढ़ता है? अनुप्रस्थ, बरखान, अनुदैर्ध्य, सीफ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बरखान। बरखान जो बालू का स्तूप है वो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लिए चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है ये। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू के स्तूप क्या कहलाते हैं? जो पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं उन बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है? समकोण पर, देखिए दोस्तों उनको कहा जाता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कहा जाता है समकोण पर बनने वाले। ध्यान रखना दोस्तों, समकोण पर बनते हैं अनुप्रस्थ। और अगर आपको पूछे समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप तो क्या होगा आंसर? वो होगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो समकोण पर कौन से बनते हैं? अनुप्रस्थ बनते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण पर बनते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन कौन से जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक रन जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। ये रन क्या होते हैं दोस्तों कि जो शुष्क क्षेत्र है उसमें पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, उसको सम कहा जाता है, पानी की बहुत कमी पाई जाती है यहाँ पर। तो सर्वाधिक रन, रन का विस्तार कौन से जिले में? जैसलमेर में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। सांबर झील किसका उदाहरण है? जो सांबर झील है वो किसका उदाहरण मानी जाती है दोस्तों? बालसन झील का। सांबर झील बालसन झील का उदाहरण मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अरावली से अलग हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं?
अरावली से अवशिष्ट हुई पहाड़ियाँ मगरा कहलाती हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा मगरा। अरावली से अलग हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती हैं। अबुल फजल ने अरावली पर्वत को क्या कहा था? अबुल फजल ने अरावली पर्वत को क्या कहा था? देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो उक्तंट की गर्दन कहा था अबुल फजल ने। अरावली पर्वतमाला को उक्तंट की गर्दन कहा था। इनके सभी ऑप्शंस की व्याख्या करते हैं। देखिए दोस्तों, आडावाली, आडावाली क्या है कि बूंदी जिले में अरावली पर्वत को आडावाली स्थानीय भाषा में कहा जाता है। आबू गुलाब क्या है? सिरोही जिले में इस अरावली प्रदेश को आबू गुलाब कहा जाता है। और हिंदू ओलंपस क्या है कि कर्नल जेम्स टोर ने आबू पर्वत है उसको हिंदू ओलंपस कहा था दोस्तों। कर्नल जेम्स टोर ने आबू पर्वत को क्या कहा था? हिंदू ओलंपस। तो अबुल फजल ने क्या कहा था अरावली पर्वतमाला को? इसका राइट आंसर होगा उक्तंट की गर्दन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? ये पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। अगर सर्वाधिक विस्तार पूछे तो वो होगा उदयपुर होगा दोस्तों। सर्वाधिक विस्तार अरावली पर्वतमाला का उदयपुर जिले में है। और अगर सबसे कम पूछे तो अजमेर जिले में होगा दोस्तों। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर में और सर्वाधिक विस्तार अगर है तो वो उदयपुर जिले में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? सर्वाधिक ऊंचाई पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही जिले में। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरोही जिला है उसमें अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आबू गुलाब। क्या कहते हैं? आबू गुलाब कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। अरावली के निम्न भागों को ऊंचाई के अनुसार मिलाइए। देखिए दोस्तों, अरावली जो पर्वतमाला है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, दक्षिण अरावली। तो उत्तरी जो अरावली प्रदेश है उसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है दोस्तों, औसत ऊंचाई है 450 मीटर। मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो मानी जाती है 700 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई क्या होगी? 700 मीटर। और दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई होगी 1000 मीटर दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तरी अरावली 450, उत्तरी अरावली 450, मध्य अरावली 700 और दक्षिण अरावली 1000 मीटर। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। इसका जो राइट आंसर होगा रघुनाथगढ़। देखिए दोस्तों, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई मानी जाती है वो है 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। मालखेत की जो ऊंचाई है वो है 1052 मीटर। मालखेत जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। लोहारगढ़ की अगर ऊंचाई देखें तो वो होगी 1051 मीटर। अब जो बची अंतिम कौन सी? भोजगढ़। देखो, भोजगढ़ की जो ऊंचाई मानी जाती है वो है 997 मीटर। 997 मीटर। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा दोस्तों? रघुनाथगढ़। और ये कौन से जिले में है? सीकर जिले में है रघुनाथगढ़। 1055 मीटर ऊंचाई है इसकी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरमजी। गोरमजी, जिसकी हाइट है 933 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है गोरमजी। कौन से जिले में है?
अजमेर ज़िले में है गोरमजी। तारागढ़ की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 873। तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। नागपाड़ की अगर बात करें तो इसकी है 795 मीटर। नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। जबकि दिवेर क्या है? दिवेर की नाल ये राजसमंद जिले में पाई जाती है। दर्रा है दोस्तों दिवेर। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम होगा? गोरमजी। याद रखना दोस्तों, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिणी अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार संगत करें। मैच करना है दोस्तों। दक्षिणी अरावली की कुछ चोटियों के नाम हैं और उनको हमें मिलान करना है। देखिए दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो पता है आपको। इसकी जो ऊंचाई है देखिए दोस्तों, गुरु शिखर की कितनी मानी जाती है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई सभी को पता है। दूसरे नंबर की जो चोटी है वो है शेर। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। नंबर 2 पे कौन सी है? शेर पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई 1597। नंबर 3 पे आती है दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर मानी जाती है। और नंबर 4 पे आती है जरगा। देखिए दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 1431 मीटर। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो राजस्थान की है वो भी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर। शेर की ऊंचाई 1597, दिलवाड़ा 1442 और जरगा है 1431। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि कौन से जिले में है? सर्वाधिक डांग भूमि कौन से जिले में है? करौली जिले में। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक डांग भूमि करौली जिले में है। और करौली जिले को क्या कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डांग की रानी कहा जाता है। करौली जिले को क्या कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कौन से जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। छप्पन के मैदान का विस्तार है। छप्पन के मैदान का विस्तार डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा से कोटा के मध्य, कोटा से झालावाड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य। क्या कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 37। कौन से मैदान को A.M. हैरोन ने तृतीय पेनी प्लेन कहा था? मालपुरा करौली का मैदान। इस मैदान को A.M. हैरोन ने तृतीय पेनी प्लेन कहा था। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा मालपुरा करौली का मैदान को क्या कहा था? तृतीय पेनी प्लेन। तृतीय पेनी प्लेन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाग कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाग हमने शुरू में पढ़ा था दोस्तों। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लगभग अगर बात करें तो 6.89%, 6.79% क्षेत्रफल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर सबसे बड़ा पूछे तो आपको करना है अरावली, उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कितना प्रतिशत है? 61%। सबसे बड़ा अगर भौतिक प्रदेश होगा तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और सबसे छोटा पूछे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महान सीमा भ्रंश क्या है? महान सीमा भ्रंश क्या है? विंध्यन कगार भूमि, दक्कन लावा पठार, अरावली विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल, या शाहबाद का उच्च क्षेत्र। देखिए दोस्तों, महान सीमा भ्रंश क्या है? अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका मिलन स्थल कहलाता है महान सीमा भ्रंश।
तो महान सीमा भ्रंश क्या हो गया, अरावली और विंध्याचल जहाँ मिलती हैं दोनों, उस क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महान सीमा भ्रंश। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया तक के विस्तृत पठार को क्या कहते हैं। भैंसरोडगढ़ से जो बिचौलिया तक का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है। भोमट का पठार, मालवा का पठार, ऊपर माल का पठार, हाड़ौती का पठार। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऊपर माल का पठार। भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया, ये भैंसरोडगढ़ कौन से ज़िले में है, चित्तौड़ में, और बिचौलिया है भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर ऐसे ही पूछ सकता है कि चित्तौड़ से भीलवाड़ा तक के विस्तृत पठार को क्या कहते हैं, ऊपरमाल का पठार। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, अगला जो वीडियो होगा वो और भी शानदार होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।